चलिए स्टूडेंट, क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोग? ओके, तो देखिए अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे, बट मोटा मोटी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यही था, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। अल्काइलेटिंग एजेंट भी याद रहेगा और एसाइलेटिंग एजेंट तो हम लोग, बट बीच में और भी मिलते रहेगा। कहने का सेंस है कि बेंजीन पे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, R प्लस मिल रहा है, R प्लस अगर है मतलब अल्काइलेशन हो गया। कहीं भी किसी भी ड्यूरेशन में, मतलब अगर बीच में रिएक्शन में कहीं भी आ गया, बेंजीन है और एसाइलियम का टाइम मिल गया, मतलब एसाइलेशन हो गया। डिच काइंड ऑफ दिस वन। अब लिखिए सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। What is the meaning of this term? यस, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे दूसरा कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? दैट इज कॉल्ड गुड प्रिकर्सर, करेक्ट ना? तो इसका मतलब तो सबको पता है ना? ओके मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी। अब बात मत कीजिए। इसका नाम क्या रहेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का ब्रेक करने का दो तरीका, ध्यान से समझिएगा। H प्लस HSO4 माइनस, एंड डिपेंडिंग ऑन H2O प्लस SO3, ऐसा भी ब्रेक होता है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2H2SO4 कन्वर्टेड इनटू दिस प्लस दिस H3O प्लस HSO4 माइनस अब प्लस SO3। मतलब अगर मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा SO3 का, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हीट करके हम लोग SO3 फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट? यहाँ तक आइए। यहाँ तो H प्लस रिलीज हुआ है, रिक्वायरमेंट रहेगा तो H प्लस को हम दे सकते हैं, राइट?
एक मिनट मैं टाइम दूंगा, पहले मुझे लिखने दीजिए। आप लोग बढ़िया से बैंक एग्जाम ड्रॉप कीजिए। हो गया एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज़ सुनाई पड़ रहा है? ओके। लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हो गया ना? पहला ऑब्जेक्टिव, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में व्हाट इज योर इलेक्ट्रोफाइल? SO3 ना, H प्लस SO3। बेंजीन के साथ कौन गया है? बेंजीन किसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है? बेंजीन से कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? कार्बन से कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? SO3, राइट। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सल्फोनेशन ऑफ, थर्ड ऑब्जेक्टिव, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए मुझे तो काम तो था SO3 से। क्या काम था? और रेट लॉ एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सबके माइंड में होगा, है ना? तो मान लेते हैं कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को अगर फास्ट करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह पे ओलियम भी यूज कर सकते हैं। आप समझे मैंने क्या बोल दिया? ओलियम, एक है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और एक आपके पास ओलियम है, किसको लेना पसंद करेंगे? ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, और उसमें अलग से SO3 मिक्स किया हुआ रहता है। तो मुझे काम SO3 से है, तो जो ज़्यादा SO3 प्रोड्यूस करेगा वो जो रिएक्शन को और फास्ट करेगा। दैट्स वाई अगर मेरा पर्पस सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन ही करना है तो उसके लिए ऑफन बी टेक ओलियम इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बिकॉज ओलियम में मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 मिलेगा, बिकॉज ओलियम इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट? H2SO4, ये पढ़े थे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में, एंड SO3। करेक्ट? लिखिए पहला पॉइंट, इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन SO3 is electrophile. करेक्ट? एक और पॉइंट, सिंस इलेक्ट्रोफाइल इज द पार्ट ऑफ RDS, therefore for faster sulfonation, therefore faster sulfonation often we take oleum, often take oleum। रीजन बताना पड़ेगा ओलियम क्यों लेते हैं। ओलियम में ऑलरेडी SO3 ज़्यादा मिलेगा और SO3 मेरा यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। एक और पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, RDS ऑफ सल्फोनेशन इज हाईली रिवर्सेबल। RDS ऑफ सल्फोनेशन इज हाईली रिवर्सेबल। मैं इस स्टेप का बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज द RDS, इज इट राइट? RDS ऑफ सल्फोनेशन इज हाईली रिवर्सेबल। एक मिनट रुकिए, सुपर लिविंग ग्रुप कौन है? बोलिए N2+। आप लोग बोला कीजिएगा भाई, सुपर लिविंग ग्रुप N2+। उसके बाद वेरी गुड, OTS, केस ऑफ टॉसिलेट। टॉसिलेट का स्ट्रक्चर क्या था? यही था ना? अरे
इसमें बताया था कि देखिए ड्यू टू रेजोनेंस एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो साथ रेजोनेंस करने की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर, दैट्स व्हाई दिस वन इज ए गुड एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप। वो है सुपर, तो ये क्या है एक्सेलेंट, राइट। अगर ध्यान से देखेंगे इस पार्ट को हटाएं, तो यहाँ देखिए ये हालांकि दिस इज नॉट द एक्चुअली दिस इज नॉट द केस ऑफ टॉसिलेट, बट एक्चुअल में SO3H इज ऑल्सो एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप, SO3H इज ऑल्सो। तो यहाँ पे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो ये मेरा RDS है, और RDS क्या है हाईली रिवर्सेबल। बाकी जगह पे ऐसा कोई पॉइंट मैं स्ट्रेस देकर नहीं लिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ मुझे सिखाना है, दैट्स व्हाई मैं ये बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि लेटेस्ट सपोज यहाँ से अगर डीप्रोटोनेशन में अगर देर होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर डीप्रोटोनेशन में अगर थोड़ा भी देर होगा तो रिएक्शन वापस बैक टू पेवेलिन हो जाएगा। इसको समझाने के लिए आपको ऐसे समझा रहा हूँ, यहाँ पे है समटाइम्स हो सकता है ना कि डीप्रोटोनेशन के लिए बेस का अप्रोच नहीं हो पाया, राइट। तो अगर डीप्रोटोनेशन में अगर देर होगा तो वापस ये यहाँ आ जाएगा जैसे जुड़ा था, और फिर से वापस कहाँ पहुँच जाएगा बेंजीन में, करेक्ट। तो सर ये समझाने का मेन पर्पस ये है कि मुझे यहाँ पे एक इफेक्ट दिखाना है जिसका नाम है आइसोटोपिक इफेक्ट। बातों को समझिए, बाद में इसको लिख लेंगे, ठीक है। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन के जगह पे अगर ड्यूटेरियम रहेगा, लेट अस सपोज अगर हाइड्रोजन के जगह पे अगर ड्यूटेरियम डाल दिया जाए तो विच बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर, कहीं पे लिखे थे CD ग्रेटर देन CH, CD ग्रेटर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अगर ये बॉन्ड अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका ब्रेक होने का चांस थोड़ा कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, और अगर इसका ब्रेक होने का चांस कम है, अगर थोड़ा भी कम है तो आगे जाने का चांस कम, एग्री। इसका मतलब इसमें और इसमें, एक में ड्यूटेरियम है और दूसरा में हाइड्रोजन है, किसमें आगे जाने का चांस ज़्यादा रहेगा, मतलब प्रोडक्ट तरफ हाइड्रोजन, इसमें चांस। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क आ गया। अगर हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम रहेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, करेक्ट। बट बाकी जगह मैंने ये बात नहीं बोला, इतना सारा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, बट बाकी जगह, इसका मतलब है कि बाकी जगह शायद ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं रहा होगा, हाईली रिवर्सिबल नहीं रहा होगा, बट सल्फ ड्यू टू एक्सेलेंट लिविंग कैरेक्टर ऑफ व्हाट। अब NO2 में बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं था, NO2 प्लस अगर एक बार आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NO2 लिविंग ग्रुप है ही नहीं, मतलब मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो अगर वो एक बार आ गया तो फिर वो जाएगा नहीं, तो उसको मतलब आगे ही जाना पड़ेगा, राइट। दैट्स वाई। लेकिन जो एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप है वो तो वहाँ से RDS से भी वापस जा सकता है। दिस इज द रीजन कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ आइसोटोप दिखना, जिसको बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ड्यू टू विच कैरेक्टर हाईली रिवर्सेबल, उसके पीछे वजह क्या है एक्सेलेंट लिविंग कैरेक्टर ऑफ SO3H, करेक्ट। तो ये दोनों डायग्राम बनाइए, जहाँ पे लिख रहे थे ना पहले उसका स्टेटमेंट को लिख लीजिए, बाद में डायग्राम बनाइएगा। RDS of sulfonation is highly reversible because SO3H is excellent living group. RDS of sulfonation is highly reversible because SO3H is a excellent living group. That is why sulfonation of benzene, that is why in sulfonation of benzene we observe isotopic effect. We observe isotopic effect.
एक और पॉइंट लिखिए, सब पे मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। सिंस SO3H इज एक्सलेंट लिविंग ग्रुप, इसको अलग पॉइंट में लिखिएगा, ये सब हो गया बुलेट पॉइंट। सिंस SO3H इज एक्सलेंट लिविंग ग्रुप, ड्यू टू दिस रीजन sulfonation of benzene also used for sulfonation of benzene is also used for good precursor, sulfonation of benzene also used for good precursor for many organic compound, for many organic compound. Because desulfonation is very easy, because desulfonation is very easy, because desulfonation वन बाय वन पॉइंट को डिकोड करते हैं, राइट। ये आएगा, ये ऑलरेडी आया हुआ होगा ऑब्जेक्टिव, दैट्स वाई मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ देखिए एवरीवन, मतलब C6H6 ये मेरा बेंजीन है, करेक्ट। और एक ये भी तो हो सकता है C6D6 हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम, राइट। इसके लिए मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लिखिए, चलिए। और इसका रिएक्टिविटी का कंपेयर करना था, सब दोनों में कंजुगेट बेस भी कॉमन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें आगे जाने का रेट ज़्यादा रहेगा और किसमें पीछे आने का रेट ज़्यादा होगा? तो भाई CH लेस देन CD, राइट। इसका अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसको ब्रेक होने का चांस कम रहेगा, इसका डीप्रोटोनेशन होने का चांस कम रहेगा, इसका मतलब आगे जाने का चांस कम, तो पीछे आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, H और इसका सल्फोनेशन, H को रखते हुए सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, सल्फोनेशन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा तो R1 R2 में क्या रिलेशन रहेगा? वेरी गुड, इसका आगे जाने का चांस ज़्यादा, राइट। R1 ग्रेटर देन R2, करेक्ट।
बट इसका समझ में आ गया, बाकी के लिए नहीं, खास करके सल्फोनेशन के लिए। R1 greater than R2 ड्यू टू विच इफेक्ट, आइसोटोप के वजह से, तो इसी को बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। इसी को मैं नाम क्या बोल रहा हूँ, आइसोटोपिक इफेक्ट। और रीजन क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बाकी यहाँ के बाद का स्टेप तो आपको पता ही है, करेक्ट ना। इसको हटाएं, वो लिख लीजिएगा R1 एफ डैम्स आया हुआ है, फिर से आने का चांस बन सकता है। अब एक नीचे पॉइंट लिखी तो, इन अदर देन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, अदर देन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हाँ पॉइंट बना दीजिए। other than sulfonation of benzene, comma, for other electrophilic substitution reaction, for other electrophilic substitution reaction, जितना मैंने पढ़ाया, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, करेक्ट। for other electrophilic substitution reaction, isotopic effect is almost negligible. Isotopic effect is almost negligible. मान लेते हैं कि यहाँ पे H है, ध्यान से देखिए, और A करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए अगर बेंजीन के कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, या बेंजीन के कार्बन पे ड्यूटेरियम है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व, देखिए अब थोड़ा तो रहेगा, ऑब्वियसली दिस वन स्लाइटली फास्टर देन दिस, राइट, बट वो इतना कम डिफरेंस रहेगा कि ऑलमोस्ट इसको क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। R1 ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, बट ये जो डिफरेंस है यहाँ पे ज़्यादा रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखता है, बट यहाँ पे डिफरेंस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो अब समझ में आ गया व्हाट द आइसोटोपिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक्स, इसका मीनिंग समझ में आया, व्हाट द मीनिंग ऑफ आइसोटोपिक इफेक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। तो इसका मेन रीजन का वजह क्या था, CH और CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ, CH एंड CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ। बोलिए सल्फोनेस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम लोग एक नाम दिए हैं, इट इज गुड प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, अब नेक्स्ट पॉइंट को डील करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा ऑर्गेनिक बेंजीन का, मान लेते हैं कि मुझे नाइट्रो बेंजीन बनाना है, बेंजीन से क्या बनाना है, तो मुझे बिल्कुल फ्रेश बेंजीन चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ देखिए भाई सब लोग, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने बेंजीन 1 साल पहले बना के छोड़ दिया, और हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारा कंपाउंड है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कोई, बहुत सारा कंपाउंड में कुछ इलेक्ट्रोफाइल भी तो हो सकता है। मानते SO3 गैस ही है, या और भी कोई दूसरा गैस है जो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बिहेव कर सकता है, हो सकता है उसके साथ रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाए। बेंजीन कहीं पे बना के छोड़े हैं, अब ऐसा तो नहीं कीजिएगा ना, बेंजीन किसी कंटेनर में रखे और एकदम बिल्कुल उसके ऊपर का एयर को वैक्यूम कर रहे हैं, फिर टाइट करके रख रहे हैं। जनरली तो ऐसा करते नहीं है, राइट। तो मान लेते हैं कि जिस कंटेनर में बेंजीन रखा है वहाँ पे उस एयर में कुछ, उसके सरफेस के ऊपर कुछ एयर में इलेक्ट्रोफाइल, लेट अस सपोज, बहुत सारा चीज़ को हम लोग पैक करके रखते हैं एयर टाइट, राइट, ताकि वो ख़राब नहीं हो। तो कुछ वजह से एयर लगने से कुछ शायद ख़राब हो सकता है, एग्री। उसमें एक कॉमन है कॉमन सॉल्ट, उसको भी मॉइस्चर से बचाते हैं, बाहर छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा, एग्री। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि बेंजीन दूसरे इलेक्ट्रोफाइल, मुझे फ्रेश बेंजीन चाहिए, बट हो सकता है कि बेंजीन को अगर ऐसे छोड़ दिया है तो वो दूसरे से रिएक्ट कर ले। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन करके छोड़ देंगे। क्या करके छोड़ देंगे, ये तो डे टू डे लाइफ में करते हैं। आज मछली खरीदे, अब फ्रिज नहीं और कल बनाना है, क्या कीजिएगा, उसमें हल्दी और नमक और तेल मिला के छोड़ते हैं, राइट।
ताकि वो बचा हुआ रहे, समथिंग कुछ ऐसा कुछ उपाय करते हैं नहीं। वैसे ही लेकिन ऐसा इसको सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कर देंगे तो उससे 2 लाभ मिलेगा। पहला लाभ ये है कि एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप तो है ही, बट एक्सेलेंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है। क्या है? एक्सेप्टर है, इट इज गुड एक्सेप्टर। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। -m राइट। तो अगर एक्सेप्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके रखेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर कम होगा, पहला। और जब मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा तो डीसल्फोनेशन इज वेरी आसान। डीसल्फोनेशन इज व्हाट? वेरी डिफिकल्ट या वेरी इजी? वेरी इजी। वजह? एक्सेलेंट लिविंग कैरेक्टर। दिस इज द रीजन कि जब मुझे यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन को हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड में सल्फोनेशन करके छोड़ देंगे, राइट। और जब चाहिए होगा बेंजीन तो इसके ऊपर स्टीम का फ्लो कर देते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, तो जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो कन्वर्टेड इनटू बेंजीन प्लस SO3, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यस। तो देखिए, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन और डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, तो डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए इसके ऊपर क्या करना है, और स्टीम का फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट इसमें इंक्लूड हो गया, राइट। थोड़ा 100% श्योर होने के लिए थोड़ा हीट भी कर दीजिए। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जिस रास्ते से सल्फोनेशन हुआ है, जो जिस बात को फॉलो करते हुए, जिसका जस्ट उल्टा रास्ते से क्या होता है, डीसल्फोनेशन। ऐसे होता है, जैसे ही स्टीम का फ्लो करेंगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, किसको भगाना है, SO3 को ना, और यहाँ पे लाना क्या है, H, मतलब इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना है। स्टीम का फ्लो करेंगे तो स्टीम के फ्लो के साथ ये आयनाइज हो जाएगा, करेक्ट। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा डीसल्फोनेशन, इसे ध्यान से समझते रहिएगा। देखिए तो डिटो जस्ट उल्टा पाथ है, यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से उल्टा चलिएगा तो यही रास्ता क्या था, सल्फोनेशन का, तो जस्ट उसका उल्टा रास्ता क्या हो गया, डीसल्फोनेशन का। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डीसल्फोनेशन। ड्रॉ कर लीजिए, लिखिए, जितना बार लिखिएगा उतना ही फास्ट होइएगा। अब हेडिंग बनाइए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट? पहला पढ़े हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, वहाँ पे सारा रिएक्शन लिए। फिर क्या पढ़े? पहले फर्स्ट पढ़े थे नाइट्रेशन, उसके बाद हैलोजिनेशन, उसके बाद अल्काइलेशन, फिर
सल्फोनेशन। इतना रिएक्शन हम लोग कवर कर लिए हैं। और उसके पहले क्या दिखाए थे? रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन टुवार्ड्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कितना सब्स्टिट्यूटेड? अगर एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से प्रेजेंट रहेगा तो डोनर रहेगा तो कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। और एक्सेप्टर रहेगा तो कहाँ जाएगा? उसका रीजन भी दे दिए थे। अब लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टुवार्ड्स बाइफिनाइल। वन फिनाइल या बाइफिनाइल? बाइफिनाइल। रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन कर दीजिएगा। रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। आज सर्किल का क्लास रहेगा, अब क्लास कैंसिल नहीं रहेगा। पिछला संडे को क्लास कैंसिल करके हम लोग देख चुके हैं। नाम भी मैं नहीं लेना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं, अब सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। टाइम ऐसे बीतते जा रहा है ना। केबीसी नहीं देखते हैं? टिक 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 टिक। मेरा भी एक ख्वाहिश है कि कभी केबीसी में जाऊं। उसका क्वेश्चन बैंक मिलता है, तैयारी करना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मिलता है। जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है मैं देखता हूँ तो मैं गेस करता हूँ कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। जीके तो थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा, उसमें अभी तक 60% तक मेरा एक्यूरेसी रेट है। अब कम से कम 95% रहेगा तब कोशिश ट्राई किया जाएगा। तीन 20 तक तो ऐसे ही पहुंच सकते हैं 4 लाइफलाइन से। नहीं, यस, सही से अगर खेला जाए तो 320 तक पहुंचा जा सकता है। देखा जाएगा कभी। अब कोई पूछे 3-20 क्या है? यहाँ देखिए, इसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लिए। दिस इज द केस ऑफ बाइफिनाइल, राइट? अभी इस रिंग और इस रिंग पे कोई ग्रुप लगाए हुए हैं पहले से? नहीं। तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? तो किसी एक रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पे आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भेजे थे 2 वीडियो फॉलो किए हैं कोई? ये आपके बैच का पढ़ाया हुआ वीडियो भेजा है, पता तो चल गया होगा, राइट? प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। करंट डेंसिटी एंड ट्रिप वेलोसिटी। नहीं तो फिर मुझे 3 आवर उसमें वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका फार्मूला से काम है सिर्फ। लेकिन फिर भी डेरिवेशन के थ्रू आप जाइएगा, आपको फर्स्ट टाइम है, ठीक है? और आप भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए, ओके, बताइए दिस का, अब यहाँ पे देखिए, दिस कार्बोकटायन स्टेबलाइज बाय, नहीं पूरा देखिए तो क्या एक कार्बोकटायन, यहाँ पे मेरे साथ काउंट कीजिए, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस सारे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, हाँ या ना? यस। और कहाँ पे लेके गए हैं? ऑर्थो पे। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे
अब बताइए सर, सेम दिस कार्बोकैटायन आल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस पाई बॉन्ड ऑन ऑल 5 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसका मतलब कि ऑर्थो या पैरा पे भेजेंगे तो दोनों रिंग के पाई बॉन्ड के से क्या करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहेगा। करेक्ट, ड्रॉ कर लीजिए। तो सर कहने का मतलब ये हो गया कि इस रिंग के लिए डोनर का काम कर रहा है, राइट। इस रिंग के लिए किसका काम कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है। ये मेरा एग्जांपल फर्स्ट हुआ बाइफिनाइल के लिए। यहां देखेंगे एवरीवन, यहां पे देखिए दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ बाइफिनाइल, बट इस रिंग पे एक ग्रुप क्या है, डोनर लगा हुआ है। करेक्ट ना। अभी तक आपको यहां पे कंफ्यूजन था कि इलेक्ट्रोफाइल ऊपर वाले रिंग पे भेजे या नीचे वाले पे, सेम बात था। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, सोच कर आंसर दीजिएगा। देखिए जनरली मेरे माइंड में जो थॉट आता, जो मेरे माइंड में थॉट आता कि यहाँ पे डोनर डायरेक्टली से लगा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिसिटी ज़्यादा रहेगा, तो शायद इसके और इसका पैरा तो ब्लॉक है ना, यहाँ पे एक ग्रुप है तो शायद इसके ऑर्थो पे जाएगा। जनरल थॉट तो ये रहेगा ना कि जिस रिंग से डायरेक्टली डोनर लगा हुआ है, एक जनरल जो कॉमन सेंस, अगर मैकेनिज्म का डेप्थ नॉलेज नहीं रहता तो क्या सोचते हैं कि इसका इस रिंग पे डोनर लगा हुआ है और डोनर एक्सेलरेट करता है तो इस रिंग में डोनर लगा हुआ है तो इसके ऑर्थो पे तो बचा हुआ है, इसके ऑर्थो पे भेजेंगे। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसके ऑर्थो पे भेजते हैं, एक ऑप्शन तो है ना, तो इसके अगर ऑर्थो पे भेजते हैं तो कटायन तो यहां बनेगा, दिस कार्बो कटायन स्टेबलाइज बाय, काउंट कीजिए सर, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट, एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। बट क्या ए पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है, नहीं है। तो ऊपर जिसमें डायरेक्टली डोनर लगा हुआ है उस पे, उसके ऑर्थो पे तो ही तो आप सोचेंगे, ऑर्थो पे सोचेंगे तो उसका मेटा पे कार्बोकैटायन बनेगा, वो लोन पेयर और रिंग के पाई बॉन्ड से तो स्टेबलाइज होगा, बट इस रिंग का एंजॉय नहीं कर पाएगा, इससे स्टेबलाइज नहीं होगा। सबका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दोबारा तो इसको पढ़ाऊंगा नहीं, पहले यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब आते हैं नीचे वाला रिंग पे, राइट, और नीचे वाला रिंग पे अगर इस रिंग पे सोचते हैं तो उसके लिए पूरा ग्रुप किसका काम करेगा, इसी दिन के तो आप लोग को पढ़ाए थे भाई, एक ग्रुप प्लस एम है माइनस एम है या दोनों है, दोनों है, प्लस एम है या माइनस एम है, इसको बोलने के लिए क्या, इसको देखने का रिक्वायरमेंट है, बट कौन ज्यादा है तब इसका रोल इन्वॉल्व होता है, राइट। अब यहाँ पे कहाँ भेज सकते हैं, तो ये क्या है, प्लस एम भी है और माइनस एम भी है, दिस वन बिहेव एज व्हाट, प्लस एम एज वेल एज माइनस एम, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो इलेक्ट्रोफाइल के अपना प्लस एम शो करेगा, तो प्लस एम शो करेगा, तो अगर नीचे वाले रिंग पे या तो ऑर्थो पे जाएगा, नहीं तो पैरा पे जाएगा, या तो ऑर्थो नहीं तो, अगर ऑर्थो पे गया तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। अब बताइए ये कार्बोकैटायन किसके किसके साथ रिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट। फिर से काउंट कीजिए, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यस। इसका मतलब है कि जिस रिंग पे डायरेक्टली डोनर अटैच था उस रिंग पर लेके जाते हैं तो दूसरे वाला रिंग का प्लस से उसको रेजोनेंस एंजॉय नहीं करेगा,
लेकिन नीचे वाला रिंग के ऑर्थो पे लेके जाते हैं तो दोनों रिंग का पाई क्लाउड का एंजॉय करेगा एज वेल एज इस लोन पेयर का भी एंजॉय करेगा। तो बोले कहाँ किस केस में कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा? नीचे वाला रिंग पे। एग्री ना? अब जो बात ऑर्थो के लिए वही बात तो पैरा के लिए भी रहेगा, करेक्ट? एक मिनट, अभी डायग्राम में ड्रॉ कीजिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है? अब डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये बिल्कुल डेप्थ का डेरिवेशन हो गया, ठीक है? चलिए, ये 3 सिचुएशन ही आपके पास था। इससे ज़्यादा तो आप सोच नहीं पाते, राइट? डोनर के लिए ऑर्थो एंड पैरा, या तो ऊपर वाले रिंग का ऑर्थो पैरा, नहीं तो नीचे वाला रिंग का ऑर्थो पैरा। तो ऊपर वाले रिंग के लिए तो पैरा ब्लॉक ही है, राइट? बट नीचे वाला रिंग के लिए ऑर्थो एंड पैरा ओपन था, जगह खाली था। तो 3 सिचुएशन हो सकता है। अगर इन ए, बी और सी इन तीनों कार्बोकैटायन का बात करें तो आपको नहीं था कि बी ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी वाइज एंड सी ऑल्सो ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी वाइज। इसका मतलब है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहाँ पे नहीं जाना चाहिए? ऊपर वाले रिंग पे नहीं जाना चाहिए। और कहाँ पे जाना चाहिए? अब बी और सी में बनेगा दोनों, बट कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर रहेगा? ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर सी पे ज़्यादा प्रेफर रहेगा। मतलब इसका होने का चांस ज़्यादा रहेगा और इसका होने का चांस कम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकली तो दोनों का स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस या इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक रीजन सी का चांस ज़्यादा रहेगा और बी का चांस कम रहेगा। बट एक्चुअल में अगर ये ऐसी इस तरीके से नहीं देखते तो हम लोग को क्या इंट्यूशन होता है कि ओके डोनर ग्रुप ऊपर वाले रिंग पे लगा हुआ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ भेज देते हैं। एक माइंड में चल रहा था, बैक ऑफ द माइंड, जो कि सही नहीं था, करेक्ट? इसलिए मैं ये प्रूफ किया। हो गया ना? इसको हटाया जाए? हटाए? ऑनलाइन वाले बोलते ही नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। बड़ा समस्या है भाई। हैं? शुभांकर बेचारा 1.5 साल से आज तो शायद वो क्लास ही नहीं कर रहे हैं। एक बार भी नहीं बोले हैं। इसका मतलब है इम्प्लाई व्हाट? अच्छा कर रहे हैं नहीं, सुन लिया। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग बहुत यहाँ पे स्ट्रेस फील कर रहे थे, सबका मूड थोड़ा लाइट हो गया। इसको हटाया जाए? देखिए, पढ़ने और पढ़ाने का माहौल ऐसा ही रहना चाहिए। घर पे भी पढ़ते रहिएगा, एकदम स्ट्रेस में पढ़ते रहिएगा, नहीं हो पाएगा इफेक्टिव स्टडी। जिस दिन ये सोचकर आप पढ़िएगा कि आज कमाल कर देंगे, उस दिन सबसे कम स्टडी होता है। प्रॉपर लोड ले लिए पहले ही, अरे आज बनाना है, अच्छा प्रॉब्लम बना कर अच्छा लग रहा है, अच्छा आंसर आ गया, तो जो छोटा छोटा खुशी मिलेगा, मतलब इस तरीके से जॉली मूड में पढ़ते रहिए। 2 आवर पढ़िए एकदम सीरियस, उसको तो हाफ एन ब्रेक लीजिए।
तब जाकर फिर से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए। वैसा नहीं कि सिर्फ फ्रेश एयर खा रहे हैं बालकनी में बैठ के, मतलब 2 आवर के बाद एक ब्रेक चाहिए, 2 आवर लेके हाँ बैठिए तो 2 आवर का सेटिंग चाहिए। सबका ये पेशेंस नहीं होता है, मेरा तो बिल्कुल नहीं था, हर 1 आवर के बाद उठ जाते थे, थोड़ा बाहर देख के आते हैं कैसा लग रहा है मौसम। धीरे धीरे बढ़ा, 2 आवर फिर थोड़ा ब्रेक, फिर 2 आवर फिर थोड़ा ब्रेक। एक बार बैठिए तो कम से कम 2 आवर पढ़ के उठिए, ताकि लगे कि हाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अदरवाइज नहीं, आप में से बहुत लोग का हैबिट नहीं होगा, हाफ एन आवर का थोड़ा नहीं उठ जाते होंगे, ऐसा है ना। पेशेंस नहीं है, जबकि सीरियस स्टडी के लिए कम से कम एक स्लॉट में 2 आवर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, अब ट्रेंड पकड़िए। मैंने पहले क्या किया, बाईफिनाल में कोई भी ग्रुप नहीं दिया, फिर मैं सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया, डोनर लगा दिया। अब थर्ड एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर लगा दिए। ई प्लस कहाँ जाना चाहिए, इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। ए ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है, फास्ट। ये प्लस एम भी और प्लस एम है माइनस एम है, उसके लिए मेन गेट पे देखते हैं होमोटोपिक पाई बॉन्ड है। अब कौन सा एम ज़्यादा है तब इसका रोल इन्वॉल्व होता है, तो कौन सा इसका एम ज़्यादा है, इसका मतलब है तो ये प्लस एम, रिक्वायरमेंट होगा तो प्लस एम भी शो करेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ, और ए तो अब डिसाइड हो गया कि कहाँ जाना चाहिए। तो अगर ए इस केस में भी ए नीचे वाला रिंग पे जाएगा, कौन सा रिंग पे जाएगा, और नीचे वाला रिंग के लिए एक कौन सा काम करेगा, डोनर का। ये है दोनों, बट इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा काम करेगा, डोनर का। करेक्ट, तो यहाँ पे जाने का चांस क्या रहेगा, ऑर्थो एंड पैरा। करेक्ट, और उसका लाभ ऐसे मिलेगा, यहाँ देखिए, अगर ऑर्थो पे लेके गए नीचे वाले रिंग का ऑर्थो पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ए ग्रुप क्या शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज और माइनस एम के बीच में क्या रेजोनेंस होता है, नहीं होगा। तो फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए ए ग्रुप माइनस आई का काम करेगा। बट अगर इसके ऑर्थो पे लेके जाते हैं तो ए पॉजिटिव चार्ज ओके नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा, बट अगर यहाँ पे लेके चले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे, तो क्या इस रिंग का प्लस एम के साथ इन्वॉल्व रहता, इस रिंग ए पाई बॉन्ड के साथ क्या रेजोनेंस कर पाएगा, नहीं कर पाता। दिस इज द रीजन कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे लेके गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने खुद का अपने रिंग का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, एज वेल एज इस रिंग के पाई बॉन्ड, इन सब के साथ रेजोनेंस करेगा, राइट। अब उसमें थोड़ा सा इसका लॉस होगा कि डायरेक्टली यहाँ पे इसका माइनस आएगा, बट साथ में सपोर्ट भी तो रहेगा इसका प्लस एम का। दैट्स वाई कहाँ जाना चाहिए, ऊपर वाले रिंग या नीचे वाला रिंग के, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। करेक्ट, तो इस 3 एग्जाम्पल से क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में अगर मेटा पे लेके जाते हैं, देन दैट कार्बोकैटायन ओनली स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ दिस लोअर रिंग ओनली। बट अगर यहाँ पे बनेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा तो इसके रेजोनेंस के साथ भी स्टेबलाइज होगा, एज वेल एज ऊपर वाले रिंग के पाई क्लाउड से भी स्टेबलाइज होगा। अब उसमें थोड़ा लॉस होगा, इसका माइनस आई को झेलना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली ए पॉजिटिव डायरेक्टली यहाँ पे भी अपियर होगा, बट एक फ़ायदा भी तो मिल रहा है प्लस एम का। करेक्ट, दैट्स वाई इस 3 एग्जाम्पल से कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन ये हुआ कि बाईफिनाइल के केस में दोनों रिंग में से किसी भी रिंग पे कोई भी अगर ग्रुप है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप, एक्सेप्टर हो या डोनर हो, ओ आर डोनर था और यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, एक्सेप्टर है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लेके जाएंगे, नीचे वाला रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पे। एक इन जनरल दिस इज अ कंक्लूजन। ओके,
इसको कंक्लूड कर लिया जाए। ये क्या हो सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है और डोनर भी हो सकता है। इस शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ये समझ तो गए ही हैं यहाँ पे। लिखिए यहाँ पे, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप जी, electrophiles should be placed at ortho and para position. Electrophile should be placed at ortho and para position of lower ring. इसको मैं नाम दे रहा हूँ लोअर रिंग। इस डायग्राम में इसको मैं नाम क्या दिया हूँ, लोअर रिंग। समझ में आ गया सबको? चलिए, ये क्या हो गया, ट्राइफिनाइल। वेयर शुड इलेक्ट्रोफाइल प्लेस्ड, ऊपर वाले रिंग में, बीच वाले रिंग में या नीचे वाले रिंग में। और साथ में यहाँ पे एक टर्म है, अप्लाई योर कॉमन सेंस। बोलिए, ऊपर और नीचे तो एक ही बात है, राइट भाई। इसको मान लीजिए जी, वहाँ देखिए, इसको जस्ट कैसा मान लेंगे, जस्ट लाइक ए ग्रुप, जस्ट लाइक ए। तो इसको जी के जैसा ट्रीट कर सकते हैं ना इसको, तब तो बाइफिनाइल नजर आएगा। तब क्या नजर आएगा, अब बाइफिनाइल में क्या बोले हैं, वहाँ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैंने। वहाँ जो सिखाया वे उसी को यहाँ पे मैं चेक कर लिया आपका कॉन्सेप्ट। अभी जस्ट बोले थे ना कि इन केस ऑफ व्हाट, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, यहाँ पे दो अगर रिंग है, इसके ऊपर कोई भी अगर है तो उसका छोड़कर, उसका कंडीशन को छोड़कर नीचे वाला लोअर रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पे। बट फिर भी आपने बोल दिया था, उस बात को भी एक बार चेक कर लेते हैं, इस रिंग के ऑर्थो एंड पैरा। बट एक ये भी तो सिचुएशन था कि इसका सर बीच वाला रिंग पे, दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस पे लेके जाएंगे तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। डैम श्योर आया होगा। यस, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। इन सब बातों को शेयर क्या कीजिए कि आपने सोचा क्या। अगर यहाँ पे लेकर जाते हैं, भाई रेजोनेंस पढ़े हैं इसी दिन के लिए। अभी खुद पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि रेजोनेंस पढ़ के अच्छा किया। इतना जो टाइम हम लोग रेजोनेंस में लगाए थे ना, ऐसे वेस्ट नहीं गया है। इस कार्बोकैटायन का रेजोनेंस देखिए किसके साथ हो रहा है।
पोएटिज आज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्या इसका इसके साथ हुआ या आउट ऑफ कंजुगेशन हो गया? इसका देखिए पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका हो गया सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब फिर से काउंट कीजिए पोएटिज चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस नीचे वाला रिंग पे जाएगा तो सारे रिंग का पाई बॉन्ड का एंजॉय करेगा। तो किस केस में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा? मोर स्टेबल लेस स्टेबल। दिस इज द रीजन कि ट्राइफिनाइल है तो किस रिंग पे भेजेंगे? या तो ऊपर वाले पे नहीं तो नीचे वाले। और कौन सा पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। ज़्यादा सुटेबल क्या रहेगा? पैरा पे। ड्यू टू विच रीजन? स्टेरिक फैक्टर। जितना भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सब पे प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है? इसका मतलब यहाँ देखिए इसको क्रॉस कर दिया जाए ना, अब इसको हटाएं, हटाया जाए ऑनलाइन स्टूडेंट। यही एग्जाम में आ गया, ओबियसली अब ये नीट लेवल का क्वेश्चन बन गया। व्हाट द प्रोडक्ट? देखिए अभी जब समझ गए ना तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर इस पर बिल्कुल भी थोड़ा बात नहीं करते याद आता तो टोटली गेटिंग कन्फ्यूज, गेस करते रहते कहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अभी तो कॉन्फिडेंस है यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। इसको क्या बोलेंगे? मोनो नहीं ट्राइफिनाइल, अच्छा क्लोरो ट्राइफिनाइल बोलेंगे कॉमनली, क्लोरो ट्राइफिनाइल। ऐसे इसको छोड़ दिया तो तब क्या बोलेंगे? ट्राइफिनाइल। बाई वो था बाइफिनाइल, ये क्या है? ट्राइफिनाइल। पोजीशन के लिए इसके रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं पैरा क्लोरो ट्राइफिनाइल, पैरा क्लोरो ट्राइफिनाइल। नाम देख लेंगे, तो कहावत ही हो गया नाम में क्या रखा है, और नीचे सिग्नेचर कर रहे हैं। ये किसका था? विलियम शेक्सपियर का ना, क्या कोटेशन था? नाम में क्या रखा है, एक बोल कर अपना सिग्नेचर कर रहा है नाम। चलिए अब लिखिए, तो बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल देख लिए। अब लिखिए ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैं आप लोग को मोटिवेट करने के लिए एक दिन सोच रहा हूँ आपके साथ टेस्ट दूँ सेम पेपर का। नहीं कम से कम आप नहीं, मैं सोच रहा हूँ मतलब ऐसा रहेगा ना, मतलब नहीं मैं हार जाऊँगा भाई, मैथ मेरा नहीं अब तैयारी है, मैथ का प्रैक्टिस में नहीं हूँ। नहीं कुछ ऐसा पेपर उठाऊंगा ना फुल टेस्ट में, फुल टेस्ट का मेरे पास कम से कम तो ये जानते होंगे बहुत पेपर बन चुका है, राइट? मोर देन 50। मेडिकल का तो फुल टेस्ट का मोर देन 75 पेपर है। तो अभी बोलिएगा तो सर अभी ले लेंगे टेस्ट, मतलब इस बार बनाना ही नहीं मुझे है, ऑलरेडी ले चुके हैं। इस दिसंबर में ही बहुत सारा टेस्ट पेपर परचेज किया हूँ,
बनाया नहीं हूँ भाई, परचेज़ किया हूँ। मतलब टेस्ट पेपर के लिए मोर देन 50,000 खर्च किया हूँ दिसंबर में। कौन सा नहीं, इसी में अभी 3-4 महीने पहले, जून जुलाई शायद, जो तो एग्ज़ाम्स नीट का जो एग्ज़ाम आना था उससे पहले, मतलब अवेलेबल रहता है, बट एक मुझे सिस्टमेटिक वे में चाहिए था, तो वो मैं ख़रीदता हूँ एक्चुअली कुछ लोगों से। बहुत पेपर ख़रीदा हूँ। अब उसमें मुझे कम से कम उसको सिस्टमेटिक बनाने में मुझे 2 महीने टाइम लगेगा, अगर मैं उस पर काम करना स्टार्ट करूँगा तो। जो कोचिंग है ना, मुझे चाहिए, मतलब 2-4 साल के बाद पेपर को चेंज ही करना पड़ता है। पहले बनाए थे 10 फुल टेस्ट, फिर वो पेपर इतना दिन से चल रहा था फुल टेस्ट का, तो उसे मज़ा नहीं आ रहा था, तो थोड़ा और बढ़ा लिए। अब सही है, अब 2-3 साल तक के लिए निश्चिंत हो गए हैं, पेपर बना हुआ है, इवन एडवांस का भी। पिछले साल एक्चुअली मेरा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, बच्चे को भी तो मोटिवेट होकर आना पड़ेगा कि सर टेस्ट देना चाहते हैं, राइट। कोरोना का कभी ओपन रहता था, कभी बंद हो जाता था। अभी से अगर इसी तरीके से चलते रहेगा तो बहुत लास्ट होता तो बहुत बढ़िया सबका तैयारी हो जाएगा। और सच में बता रहा हूँ, किसी पेपर में मैं बैठूंगा, ठीक है, मैं ही क्वेश्चन सेट किया ना, सॉल्यूशन देख कर थोड़े सेट करते रहते हैं। मैंने क्वेश्चन देखा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, पढ़ा, आंसर तो ऑप्शन तो याद नहीं रहेगा, तो वहाँ पे बैठ के प्रॉपर कम से कम, उसमें मैथ का तैयारी नहीं भी रहेगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन बनता है। आउट ऑफ 25 कम से कम बिना पढ़े हुए, जो पहले आज से 10 साल पहले पढ़े हैं, फंक्शन या एलसीडी जो भी है, उसका क्वेश्चन रिकॉल कर करके बनाएंगे। टाइम बचाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से, वो मैं टच में हूँ, उसको मैथ पे लगाएंगे। जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए कितना स्पीडली होना चाहिए। ये मेडिकल में भी बायो नहीं बनाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो बनाएंगे। चलिए, हेडिंग क्या है? डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब बेंजीन पे कितना ग्रुप रहेगा? 2 ग्रुप रहेगा, G1 एंड G2। पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। और थर्ड ग्रुप लाने का तैयारी चल रहा है, राइट। पहले से बेंजीन क्या है? डाइसल्फाइड। भाई क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन? या तो बोथ आर डोनर, या तो बोथ आर, नहीं तो बोथ आर एक्सेप्टर, और नहीं तो 1 इज एक्सेप्टर एंड 1 इज डोनर। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। और डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कितना हो सकता है? ये तो स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। एक ग्रुप ऑलरेडी बेंजीन पे है, अगर G1 है तो G2 को बैठाने का जगह 3 ही हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। हाउ मेनी डाइस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर पॉसिबल? 3, राइट। तो समझ में आ गया ना। पहला केस लिखते हैं, इफ बोथ आर डोनर, if both are donor, in such cases electrophiles should be placed, in such cases electrophiles should be placed according to a strong donor. In such cases electrophiles should be placed according to a strong donor. यहां देखिए स्टूडेंट, दोनों ग्रुप क्या है? डोनर है, ए भी डोनर, ए भी डोनर। इन दोनों में विच वन आर स्ट्रॉन्ग डोनर? OR, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, और ए डोनेट करेगा अकॉर्डिंग टू मेजोमेरिक इफेक्ट। तो कौन सा इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव इफेक्ट? अगर यहाँ देखिए बनेगा दोनों, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं तो इसके ऑर्थो एंड पैरा पे जाना चाहिए। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा, इसका ऑर्थो एंड पैरा कौन? दिस एंड दिस, बट इसका पैरा तो ब्लॉक है,
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इसके ऑर्थो पे, और इसके रेस्पेक्ट में सोचते हैं, देन इसका ऑर्थो एंड पैरा ए है, ऑर्थो एंड पैरा, पैरा तो ब्लॉक है, तो ओ आर के अकॉर्डिंग यहाँ जाना चाहिए। एक किसके अकॉर्डिंग है, डबल टिक वाला अकॉर्डिंग टू ओ आर, और सिंगल टिक वाला किसके अकॉर्डिंग, CH3। तो कहाँ पे ज़्यादा जाने का चांस रहेगा, अभी जो मैंने लिखवाया ओ आर के अकॉर्डिंग। बट इससे बेटर है कि पहले हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे, राइट। एक डायलॉग दिए थे, याद है, व्हेन एवर वी कंफ्यूज फॉर्म व्हाट, कार्बोकैटायन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ, इन सब सिचुएशन के लिए वो दिया गया था। अब आपको डिसाइड करके बताना है विच कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एंड व्हाई। यहाँ देखिए, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, करेक्ट। यहाँ पढ़िएगा CH3H, सॉरी CH सिग्मा और sp3 कार्बन है, तो CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब बट क्या इसके लोन पेयर का एंजॉय कर रहा है, नहीं कर रहा, आउट ऑफ कंजुगेशन में है, राइट। इसका मतलब दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, बोलिए मेरे साथ, पाई बॉन्ड ऑफ रिंग एज वेल एज बाय 3 हाइपर कंजुगेबल, राइट, बट इट इज डीस्टेबलाइज बाय, भाई इसका दो नेचर है, या तो स्टेबलाइज करेगा प्लस एम नहीं तो माइनस आई, एंड डीस्टेबलाइज बाय माइनस आई, करेक्ट। अब ना इस कार्बोकैटायन पे, तो एक कार्बोकैटायन, अब एक कार्बोकैटायन क्या हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, सही से देखिएगा, CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड घूमकर भी आएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दिस कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन। ये हाइपर, मैंने ये नहीं बोला कि हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा, ऑब्वियसली इसके साथ होगा, बट इस कार्बोकैटायन के साथ हाइपर कंजुगेशन होगा। तो दिस कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके साथ ओरिजिन तो पक्का करेगा ही, ये मेरा विलन इंटरमीडिएट है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो यहाँ पे तो दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या हो गया है, यहाँ देखते हैं, कॉमन तो ये है, ये दोनों बात कॉमन है, अनकॉमन यहाँ पे ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ पे प्लस एम से, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, समझ गए। तो एक्चुअल में मेन वजह ये था, ये मेरे माइंड में चल रहा था, वो मेरा कंक्लूजन था जो मैं लिखवाया, किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग डोनर के अकॉर्डिंग, बट बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दिस इज द प्रूफ। बट यहाँ पे बनता दोनों है, याद रखिएगा, इसका मतलब प्रोडक्ट में दोनों बनाएंगे, करेक्ट। ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे। ये क्या रहेगा, मेजर, और ये क्या रहेगा, लिखिए रीजन वहाँ पे है, ठीक है। इसको हटाया जाए, अभी फर्स्ट हेडिंग ही चल रहा है, यहाँ भी क्या है, बोथ आर डोनर, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे, पहले वाला एग्जांपल में क्या लिए थे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। एक टर्म बहुत फेमस है, कौन सा टर्म यूज किए थे, रेनफोर्समेंट, एक मिलिट्री में बहुत फेमस टर्म यूज होता है, आर्मी में, मतलब एक दूसरे को क्या करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, रेनफोर्समेंट, राइट। इसका ऑर्थो एंड पैरा क्या है, CH3 का ऑर्थो एंड पैरा, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ,
और इसका ऑर्थोगोनल पैरा क्या है, जिसको मैं सर्किल कर चुका हूँ, इसका मतलब यहाँ पे सर कॉन्साइड कर गया, नहीं, दोनों का ऑर्थोगोनल पैरा सेम है, तब कहाँ पे जाएगा सर, यहाँ तो कहीं भी भेजिए दोनों को सपोर्ट मिलेगा, राइट। इसका तो प्रीवियस एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। प्रीवियस में क्या था, एक का सपोर्ट मिल रहा था, दूसरे का नहीं मिल रहा था, एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या है, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना चाहिए, बट यहाँ पे एक मिनट, ए ऑर्थो और ए ऑर्थो सेम ऑर्थो नहीं है, डिफरेंट टाइप का ऑर्थो है, राइट। एक इसका ऑर्थो है, इन दोनों का ऑर्थो है, बट ये अगर देखिएगा तो इसका ऑर्थो है, बट इसका क्या है, पैरा है। तो यहाँ जाएगा, बट सबसे कम प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, बजाय एस्टेरिक फैक्टर, ये दोनों के बीच में आ गया ना, बनेगा तो तीनों, राइट। इस केस में दोनों डोनर एक दूसरे को क्या कर रहा है, एनफोर्समेंट इफेक्ट शो कर रहा है एक दूसरे के लिए, राइट, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। इन तीनों पोजीशन में कहीं भी लेके जाएंगे तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, अभी कहीं भी लेके जाते हैं, एक जगह हम लोग देख लेते हैं, इसको पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, CH3OR। यहाँ पे ये बात बोलने का रिक्वायरमेंट है कि वी फेवर अ स्ट्रॉन्ग डोनर। वो बात कब बोलेंगे, जब अपोज करेगा, यहाँ पे एक दूसरे को अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, सेम पोजीशन बता रहा है, तब यहाँ पे वो मेरा सेंटेंस का कोई मतलब नहीं था। बट जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो वहाँ पे मतलब रहेगा। तो ये दोनों को किस में काउंट करेंगे, मेजर में, और इसको किस में काउंट करेंगे एवरीवन, माइनर में। ड्यू टू विच रीजन, लिख लीजिए, ड्यू टू एस्टेरिक रीजन। ओह CH3 आ गया यहाँ पे, और जहाँ पे प्लस एम होता है तो वहाँ पे माइनस बोल सकते हैं, बट जहाँ पे प्लस एम हो रहा है तो वहाँ पे माइनस के बारे में ऑलमोस्ट, इसलिए मैंने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ऑलमोस्ट इन दोनों को क्या मान के चला, मेजर। भाई इतना बात बोलना ही काफ़ी है, आपको लग नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग बहुत ऊपर लेवल पे काम बात कर रहे हैं, राइट। पहले सिर्फ बेंजीन पे सोच रहे थे, फिर एक ग्रुप बैठा के सोचे, अब दो ग्रुप बैठा के सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे आप एडवांस लेवल पे काम कर लिए हैं। देखिए आपके लिए एटलीस्ट एक बार इसको कर लेते हैं। देखिए तो एक कार्बोकैटायन कौन कौन सा फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है, आप लोग पढ़ा कीजिए भाई, मैं देखते हैं टीचर होकर पढ़ता हूँ ऐसे, राइट। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, राइट। CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये रिंग के पाई बॉन्ड से भी स्टेबलाइज हो रहा है, इसके लोन पेयर से भी स्टेबलाइज हो रहा है, और हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है। क्योंकि वहाँ बोले हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तब दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे सपोर्ट कर रहा है। एक कार्बोकैटायन को दोनों स्टेबलाइज कर रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ पे अपोज करेगा देन वी सपोर्ट व्हाट, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रॉन्ग डोनर। तो आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप किया जाए, क्योंकि अभी आपका 9 बजे से क्लास भी है, आज इतना ही रहने दीजिए। और एक्चुअल में उसके पीछे का एक रीज़न और है, थोड़ा आप लोग पे दया भी आ रहा है, सुबह 12:30 से लगे हुए हैं। और ऐसे सही सही बोलिएगा, सर्किल का क्लास आप में से कौन आज बंक करने वाले हैं? करने वाले तो मैं समझ रहा हूँ, एक रोशन को तो करना ही पड़ेगा, तो छोड़ना भी, हाँ